नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लंदन में गिरफ्तारी के साथ विजय माल्या के प्रत्यर्पण की शुरुआत। आईडीबीआई मामले में सीबीआई को तलाश, विपक्ष ने पूछी भारत लाने की तारीख। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना मुश्किल, विदेशी कामगारों से जुड़े वीजा कार्यक्रम खत्म। H1B वीजा पर अमेरिका में जल्द कार्यकारी आदेश। अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों में सुलह की कोशिश, विवाद सुलझाने के लिए 3 मंत्रियों की समिति। पार्टी और सरकार में परिवारवाद के खिलाफ पनीर सेल्वम। दिल्ली में निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल, कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप। और मौसम विभाग को सामान्य मानसून की उम्मीद, 96% बारिश का अनुमान, अल नीनो का खतरा हुआ कम। और अब पहली खबर। एआईएडीएमके के 2 खेमों के एक होने के आसार बढ़ गए हैं। शशिकला गुट ने विलय को लेकर बातचीत के लिए एक समिति बनाई है। इस मामले में आज शशिकला गुट और पनीरसेल्वम गुट के विधायकों की मीटिंग भी हुई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने कहा है कि उन्हें पार्टी और सरकार में शशिकला और उनके परिवार के लोग मंजूर नहीं हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दोनों गुटों में सुलह की कोशिश तेज हो गई है। शशिकला की अगुवाई वाले गुट ने विलय के प्रस्ताव पर बातचीत के लिए एक टीम बनाई है। ये टीम पनीरसेल्वम गुट के साथ बातचीत करेगी। Some difference of opinion among ourselves. This is common in the democratic system. There we are all sorting out. That for that some senior ministers and senior office bearers joined as a group and discussing with OPS and others to sort out the problem. दोनों गुटों के विधायक और नेताओं के बीच बैठकों का दौर दिन भर जारी रहा। पनीरसेल्वम खेमे का कहना है कि वह समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार और पार्टी में एक ही परिवार का कब्जा नहीं होना चाहिए। Sasikala and her family has to be kept away from the party. Directly or indirectly, they should not have any role within the party. इस बीच एआईएडीएमके शशिकला गुट ने पार्टी से शशिकला और टीटीवी दिनाकरन को हटाने की खबरों को खारिज किया है और पनीरसेल्वम की ओर से दिए गए सुझावों पर विचार करने की बात कही। We also made suggestions that we are ready to talk with the former chief minister. So meanwhile, some opinion given by the former chief minister that being again placed among all of us, and we will come back to you. विपक्षी दल डीएमके ने इसे सत्ता के लिए संघर्ष करार दिया है। They will go to any extent to remain in power, which is not in the interest of the state. The state has already gone down. चेन्नई में सोमवार रात एआईएडीएमके सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों की बैठक हुई थी। इसमें ओ पनीरसेल्वम वाले दल के साथ सुलह के प्रस्ताव पर समर्थन किया गया था। एआईएडीएमके महासचिव जय ललिता के निधन के बाद पार्टी शशिकला नटराजन और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई में 2 खेमों में बंट गई है। दोनों गुट पार्टी के 2 पत्ती के चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार गणपति सुब्रमण्यम हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं पुथिया थलाईमुराई की, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गणपति जी, सबसे पहले ये बताइए फिलहाल कि ये पूरा मामला जो कि शुरुआत हुई इस बात से कि कितना बड़ा ये स्कैंडल है कि इलेक्शन कमीशन को घूस देने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन सिंबल लेने के लिए, फिलहाल अब ये यहाँ तक आप पहुँचा है कि चलिए अब मिलजुल कर जो है मामले को सुलझा लेते हैं। तो क्या अगर पहले मामले की जो कड़ी जोड़ने की तो कोशिश करें इस राजनीतिक शुरुआत से, तो कहाँ ये जुड़ती है कड़ी? बिल्कुल, सबसे शुरू में शशिकला का गुट इतना स्ट्रांग था कि उनको जनरल सेक्रेटरी बनने में कोई दिक्कत नहीं था और उनको चीफ मिनिस्टर शामिल करने में बनाने में भी ये लोग तैयार थे, एकदम दे वर रेडी टू एक्सेप्ट कि चीफ मिनिस्टर बन जाए। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर के कारण वो चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाई। लेकिन अब जेल में रहते भी उनका इन्फ्लुएंस इतना था, वो जिसको चाहे उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, वो जिसको चाहे उनको डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया। पार्टी और गवर्नमेंट दोनों को अपने कंट्रोल में रखा था। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक तो इनकम टैक्स रेड हुआ है, तो मिनिस्टर्स के घर में, जो दिनकरन के नज़दीक वालों के घर में, तो अब वो घेरे में आ गए।
उससे पहले ही शेखर रेड्डी वगैरह का जो है रेड हुआ है, उसमें भी ये सरकार का बहुत सारे लोग घेरे में आ रहे हैं। और अभी जो केस हुआ है इसमें एफआईआर में दिनकरन का नाम आ गया है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिल्ली पुलिस का एक टीम वहाँ जाए और दिनकरन को क्वेश्चन करें, हो सकता है उनको कस्टडी में लेके इधर दिल्ली आ जाएं। तो ऐसा हालत में प्रेशर बनते जा रहा है शशिकला गुट पे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई, इनकम टैक्स संभाला नहीं जा रहा है, तो बेहतर होगा कि हम अपना लड़ाई छोड़ दें और वापस पन्नीरसेल्वम के साथ चले जाएं, तो एक गुट हो जाएं वापस। हो सकता है कि ये सब दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएगी, तो क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि पन्नीरसेल्वम जब आ जाएंगे सीन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेगा, बल्कि ये है, ये पॉलिटिकल व्यू है। इनकम टैक्स इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, सीबीआई इज इंडिपेंडेंट, ऐसा तो बहुत कुछ है। इलेक्शन कमीशन इज आल्सो इंडिपेंडेंट, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है क्योंकि केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं संचालित होती हैं एजेंसीज और इसलिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये खतरा है? ये बिलीफ है उनका। शशिकला गुट ऐसा मानता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा खिलाफ हो गया है बिकॉज ऑफ शशिकला फैमिली, दैट इज वाई income tax is attacking us, CBI is attacking us, maybe election commission verdict is also not favorable. So many things are going against her. And on top of this, this scam case has come now, trying to bribe the election commission of all people, the election commission, which is given on a higher pedestal than the government itself. So therefore the pressure is mounting day by day. And इसीलिए बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं, कमिटी फॉर्म कर लिया है, तो इन लोगों ने आ गया बोला, पर लेकिन उसमें दिक्कतें हैं। पन्नीरसेल्वम जी तो कभी ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि भाई शशिकला फैमिली में कोई पावर में रह जाए, और दूसरे गुट तो ये छोड़ने को तैयार नहीं होगा कि भाई इनको बिल्कुल ही हटाया जाए। वो पॉइंट में तो इन दोनों के बीच में अब काफ़ी डिफरेंसेस है। लेकिन इसमें जो बड़ा मसला है वो ये है कि शशिकला तो जेल में है और उनके परिवार से किसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या ये माना जाए कि जयललिता के परिवार से बहुत कोई मजबूत दावेदार नज़र नहीं आ रहा है? तो किस तरह से क्या माना जाए कि ये क्या पार्टी अब शशिकला और जयललिता से बाहर निकल जाएगी? तो बिल्कुल, अभी तो ऐसा सीन है कि पन्नीरसेल्वम का हाथ ऊपर है। तो एक टाइम में तो उनको चीफ मिनिस्टर ही वाज फोर्स्ड टू रिज़ाइन। जैसे शशिकला ने बोला कि भाई शशिकला को चीफ मिनिस्टर बनाना है, सब लोग तैयार हो गए हैं कि भाई पन्नीरसेल्वम जी आप रिज़ाइन करिए, तो उस टाइम में तो ही डिड नॉट इवन हैव एन ऑप्शन, कि इतना प्रेशर था कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन अब ऐसा है कि दूसरों को इधर आने का प्रेशर बन रहा है। द ball is on the other court now. So therefore, Pannirselvam side is saying that he should be made chief minister भी बना दें और जनरल सेक्रेटरी भी बना दें, पर ऑल पावरफुल हो जाएंगे। पर लेकिन ये फैमिली और जयललिता, शशिकला, ये सब चीज़ों से दूर हो जाएगा, तो ये इट कुड बी ए न्यू स्टार्ट। लेकिन ये इस दौरान एक और जो पेंच है वो ये भी कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो देखने की कोशिश करे कि इस दौरान AIADMK कमज़ोर हो जाए, तो फिलहाल ये फ़ायदा आपको DMK को मिलता हुआ ज़्यादा नज़र आता है, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी के लिए भी अच्छा अवसर हो सकता है? देखिए, यहाँ जो अभी सुकेत चंद्रशेखर वाला केस है, वो केस तो दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, FIR फाइल किया है, सब कुछ किया है, लेकिन लोग तो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि भाई दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाता होगा, बीजेपी वाले करवाते होंगे। तो जैसे इनकम टैक्स एक्शन को भी ऐसा ही बताते हैं, जो इलेक्शन कैंसिल हुआ उसको भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं तो बीजेपी का हाथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है। तो नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट जो है वो पन्नीरसेल्वम के साथ है, किसी और को नहीं है। तो ये बात तो है, पर लेकिन बीजेपी का क्या फ़ायदा? अब फिलहाल इमीडिएट एक ही बात है, अगर दोनों गुट एक हो जाएं और वो बीजेपी को सपोर्ट करें प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, कंसिडरेबल वोट बैंक विल कम टू द NDA, नंबर ऑफ MPs, नंबर ऑफ MLAs. बट इफ दे split and only the smaller group supports the BJP, it is not of much help. लेकिन इसमें जो आखिरी बात, तो बहुत महत्वपूर्ण बात जो आम जनता से जुड़ी हुई है कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी जिसकी सरकार है और वो इतने खानों में बटी हुई है, उसमें इतनी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, ऐसे में जो सरकारी कामकाज है, जो प्रशासनिक कामकाज है, वो क्या प्रभावित नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे जो है पब्लिक बहुत परेशान है। अभी इस वक्त आप देखेंगे तो समर इज़ एट इट्स पीक इन तमिलनाडु, देयर इज़ वाटर स्कैरसिटी, पीने को पानी नहीं, पब्लिक तरस रहा है। और किसानों का हालत तो आपको पता ही है, जंतर मंतर में जो है 1 महीने से ज़्यादा वो धरना दे के बैठे हुए हैं, इधर वापस भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा हालत में सरकार बचाने में लोग लगे हुए हैं, मंत्री लोग, चीफ मिनिस्टर अपना कुर्सी रहेगा कि नहीं ये देख रहे हैं, पार्टी वाला देख रहे हैं कि पार्टी हमारा कंट्रोल में रहेगा कि नहीं। इन सब चीज़ों में द मोस्ट अफेक्टेड पब्लिक है, आम आदमी को दिक्कत हो रहा है, पब्लिक को परेशान हो रहा है कि परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो ये प्रॉब्लम सब जितना जल्दी सॉल्व होगा तो ये
साइड में डिसाइड हो जाएगा कि हु इज गोइंग टू कंट्रोल द पार्टी, हु इज गोइंग टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, वेयर विल द स्टेबिलिटी बी. पीपल वांट अ स्टेबल गवर्नमेंट. वो जितना जल्दी उनको मिले तब जाके उनको उतनी जल्दी जनता को भी राहत होगी और नेताओं को भी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल सुब्रमण्यम जी. तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर. अभी एक छोटा सा ब्रेक. घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य. जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस. घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल. अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान. गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम. लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान. वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम. MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज. विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता. 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार. खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार. कारोबारी विजय माल्या पर शिकंजा कसता जा रहा है. भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद ब्रिटेन में आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि अदालत में उन्हें जमानत मिल गई. माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है. करोड़ों का कर्ज चुकाए बिना लंदन भागे कारोबारी विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया. बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई. भारत ने 8 फरवरी को माल्या के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. ब्रिटेन ने इस अनुरोध को मानते हुए इसे जिला जज के पास भेज दिया था. इसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही हम कार्रवाई करेंगे. मेरा मानना है कि हम किसी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो लगे कि हम कानून के विपरीत जा रहे हैं. हम और किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं जो कानून की सीमा में है, जिसने देश के साथ अपराध किया है. भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी है. जज ये तय करते हैं कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए या नहीं. वारंट जारी होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाता है. हालांकि आखिरी फैसला करने का अधिकार विदेश मंत्री के पास होता है. आरोपी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है. विपक्ष ने माल्या से पाई वसूलने की मांग की है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की आंख में धूल झोंकना बंद करे और देश को बताए कि विजय माल्या हमारे देश में वापस कब लेकर आएंगे और कब देशवासियों का 9,091 करोड़ रुपया वापस मिलेगा. जनवरी में सीबीआई अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. ये कार्रवाई आईडीबीआई बैंक का 720 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के आरोप में हुई थी. वहीं माल्या की बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस पर कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है. माल्या पिछले साल 2 फरवरी को देश से भाग गए थे. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. कुलभूषण जाधव मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दखल की मांग की गई है. इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच की अनुमति देने से फिर इंकार कर दिया है. जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए जाधव तक पहुंचने की भारत की ये 14वीं कोशिश थी. हालांकि इस मामले में पाकिस्तान ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है. किस आधार पर कुलभूषण जाधव को डिनाई किया जा रहा है काउंसिल एक्सेस?
जब भारत हर वक्त मांग रहा है, 13-14 बार मांग चुका है, क्या ऐसी बात है जो पाकिस्तान घबरा रही है कि हम देख नहीं पाएंगे? क्या कुलभूषण यादव के साथ कुछ ऐसा अत्याचार हुआ है जो बाहर निकलेगी? इस बीच कुलभूषण मामले में पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार को जाधव की रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संपर्क करने का निर्देश दिया जाए। इधर विपक्षी कांग्रेस ने कहा है कि सरकार इस मामले में अमेरिका पर दबाव बनाए। अमेरिका के पास इतना दबाव है कि केवल वक्तव्य देने के बजाय वो प्रेशर कर सकता है पाकिस्तान पर और उस पर दबाव डाल सकता है। मैं तो कहूँगा कि इस समय बहुत अच्छा समय है, अगर जाधव के केस में भी अमेरिका कहे पाकिस्तान से कि आप न्याय दिलवाइए, अगर इसमें कोई पहल हो और पाकिस्तान भी फिर सामने आके पहल करे तो शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मित्रता में ये बहुत आगे तक जाएगी। कुलभूषण को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इस पर भारत ने कहा था कि अगर जाधव की पूर्व नियोजित हत्या को अंजाम दिया गया तो द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में आज सभी हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहे। प्रशासन का कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। घाटी में इंटरनेट भी बंद है ताकि अफवाहों पर काबू पाया जा सके। घाटी में कल हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद ये फैसला किया गया। पुलवामा के एक कॉलेज में कथित रूप से छात्रों के साथ बदसलूकी का विरोध करने के लिए युवा सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान कई छात्र घायल हो गए थे, वहीं 5 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई थी। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अरविंदर सिंह लवली आज भाजपा में शामिल हो गए। वो पार्टी में अनदेखी और एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस में कई बड़े नेता एमसीडी टिकट बंटवारे में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन से नाराज चल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसमें इस साल सामान्य बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के दूसरे भाग में अल नीनो का असर हो सकता है। इस साल देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जून से सितंबर के दौरान 96% बारिश होने का अनुमान है। 96% से लेकर 106% के बीच बरसात को सामान्य मानसून माना जाता है। अभी तक का अनुमान के अनुसार 2017 मानसून वर्षा का आईएमडी का आकलन जो है सामान्य होने का संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल अल नीनो का खतरा कम हुआ है, लेकिन अगस्त-अक्टूबर में अल नीनो का असर पड़ सकता है। इंडियन ओशियन डाइपोल की वजह से अल नीनो का प्रभाव कम हो जाएगा। न्यूट्रल कंडीशंस पैसिफिक में है। अभी अगस्त और सितंबर में माइल्ड एल नीनो डेवलप होने का पॉसिबिलिटी है। वो एल नीनो का भी माइल्ड एल नीनो, मॉडरेट एल नीनो जो है डेवलप होने का पॉसिबिलिटी है। उसका प्रोबेबिलिटी भी फरवरी और मार्च में जैसा भाई साहब का प्रेजेंटेशन था उसमें देखेंगे, वो प्रोबेबिलिटी कम हुआ है। मॉनसून का अगला अनुमान मौसम विभाग जून के पहले हफ्ते तक देगा और तब पता चलेगा कि किस इलाके में कितनी बारिश हो सकती है। देश में खरीफ की फसल जून से सितंबर तक होने वाली बारिश पर निर्भर है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। सरकार व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के डेटा को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। व्हाट्सएप में प्राइवेसी से जुड़े केस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोशल साइट पर मौजूद डेटा को संरक्षित करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को व्हाट्सएप प्राइवेसी मामले में सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ बनाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डेटा सुरक्षित नहीं है और ये देश के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इस मामले में व्हाट्सएप और फेसबुक को पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय उनके बेटे कार्तिक के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कार्तिक की किसी खास गतिविधि का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बेवजह इस मामले में उनको घसीटना चाहता है। प्रवर्तन निदेशालय ने 45 करोड़ रुपए के कथित फेमा उल्लंघन के मामले में कार्तिक चिदम्बरम और एक फर्म के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया।
नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। नेपाल के राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारत से नेपाल में निवेश बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंधों को किसी तीसरे देश की वजह से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को मधेशी मामलों पर भी हालात की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने का आश्वासन दिया। इससे पहले विद्या देवी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें नेपाल के लिए बनाई जा रही भारतीय योजनाओं की जानकारी दी। नेपाली राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। नेपाली राष्ट्रपति राजघाट भी गईं, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति बनने के बाद विद्या देवी भंडारी का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भारतीय पेशेवरों के लिए बुरी खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी कामगारों के बीच लोकप्रिय वीज़ा प्रणाली खत्म कर दी है। इस वीज़ा का अधिकतर हिस्सा भारतीय कामगारों को मिलता था। वहीं अमेरिका में H-1B वीज़ा में सुधार के लिए ट्रंप आज नए आदेश पर दस्तखत करने वाले हैं। भारत में कुशल कामगारों को अब ऑस्ट्रेलिया में आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उस वीजा कार्यक्रम को खत्म कर दिया है, जिसका इस्तेमाल 95,000 से ज्यादा विदेशी कामगार करते थे। इनमें अधिकतर भारतीय थे। इस कार्यक्रम का नाम 457 वीजा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है। It will be replaced by a new system that will be manifestly, rigorously, resolutely conducted in the national interest to put Australians and Australian jobs first. ऑस्ट्रेलिया में हुनरमंद कामगारों की कमी दूर करने के लिए यह वीजा कार्यक्रम था। इसके तहत 4 साल का वीजा और परिवार को लाने की छूट भी मिलती थी। इसका लाभ अधिकतर भारतीय कामगार उठाते थे। इसके बाद ब्रिटेन और चीन का नंबर था। This rigorous focus, this laser-like focus on our national interest will ensure that where skill gaps arise and can't be filled by Australians, then foreign workers can come in, but not otherwise. अमेरिका भी H-1B वीजा कार्यक्रम में सुधार करने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्यकारी आदेश पर दस्तखत करने वाले हैं। नए नियमों में सबसे ज्यादा हुनरमंद और सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले को ही ये वीजा देने का प्रावधान है। इस साल 65,000 H-1B वीजा के लिए करीब 2 लाख आवेदन आए हैं। H-1B वीजा का अधिकतर हिस्सा भारतीय IT पेशेवरों को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच दक्षिण एशियाई क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव S जयशंकर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। अमेरिकी NSA सोमवार शाम पाकिस्तान से भारत पहुंचे थे। पाकिस्तान में उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर भी चर्चा हुई थी। चीन ने मंगलवार को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर अपनी सफाई दी। चीन ने भारत की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि इसका कश्मीर मामले से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के मुताबिक $46 अरब की इस परियोजना का मकसद सिर्फ आर्थिक सहयोग और विकास को पूरा करने के लिए है। चीन ने भारत को वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने के लिए भी कहा। चीन 14 और 15 मई को वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन में 28 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। OBOR शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि भी हिस्सा ले सकता है। ब्रिटेन में 8 जून को आम चुनाव होंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए ज़रूरी है। वैसे वर्तमान संसद का कार्यकाल 2020 तक है। समय से पहले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स की अनुमति लेनी होगी और इसके लिए कल मतदान होगा। नेता विपक्ष ने जल्द चुनाव का स्वागत किया है। दरअसल ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया है। इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।